सभी को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न फिलोसफी, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे डेकार्ट के बारे में, जिनका पूरा नाम रेने डेकार्ट है। और आगे हम इस सबसे पहले इनका जो है एक क्रम से देखेंगे इनको सबको। सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड देखेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी सदी के ये फिलोसफर हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद में इनका जो बहुत फेमस मेथड है वो है मेथड ऑफ डाउट, ठीक है, जिसे संदेह विधि भी बोला जाता है या संशय विधि भी बोलते हैं या कार्टेशियन मेथड भी बोलते हैं। मतलब एक ही चीज है, मेथड ऑफ डाउट, संदेह विधि, संशय विधि, कार्टेशियन विधि। पर यूपीएससी में या फिर अदर जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम है उनमें अलग अलग नाम से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। तो कई बार लोगों को क्या केवल पता होता है कि केवल संशय विधि नाम है, तो अपने को पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ डाउट है, संदेह विधि है, संशय विधि है और कार्टेशियन मेथड है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन जो उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। मतलब एक थ्योरी है ये, कोगिटो अर्गो सम, जो लैटिन वर्ड है कोगिटो अर्गो सम, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूँ, आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इनका जो क्रिया प्रतिक्रियावाद है, ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने ड्यूलिज्म जो बोलते हैं, द्वैतवाद, माइंड और बॉडी का, ठीक है, उसके बारे में। या फिर इसका भी, इसके भी दो तीन नाम है। क्या नाम है? एक तो ड्यूलिज्म कि भाई डेकार्ट का ड्यूलिज्म बताओ, सीधा स्टेटमेंट देके पहुंच लिया, डेकार्ट का द्वैतवाद की व्याख्या कीजिए। या माइंड बॉडी रिलेशन के बारे में पूछ लिया, या पूछ लिया क्रिया प्रतिक्रियावाद क्या है, ठीक है। तो ये भी तीनों क्या नाम है, एक ही नाम है। उसके बाद है गॉड या थ्योरी ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, ईश्वर विचार भी इसका है। इन सबको पढ़ने के बाद अपन देखेंगे कि भाई जो डेकार्ट का दर्शन है उसके क्रिटिकल कमेंट करेंगे कि वो कितना रिलायबल है, क्या उस पे, खैर उन्होंने दिया है कि डाउट, मेथड ऑफ डाउट दिया है खुद नहीं, पर हम भी उस पे करेंगे कि क्या वो रिलायबल है, क्या उनकी पूरी फिलोसफी जो है, ठीक है। ये सब देखेंगे। उसके बाद में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है कि इनके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। भाई इनको जैसे बोला जाता है कि जो डेकार्ट थे वो आधुनिक दर्शन का जनक भी इनको कहा जाता है। उसके पीछे ये बोला जाता है कि भाई इन्होंने क्या है कि जो पोप तंत्र था ना उस टाइम पे, या फिर जो चर्च की प्रधानता थी, या लेटर ऑफ गॉड का कंसेप्ट जो चलता था फ्रांस वगैरह में, मतलब फ्रांस में तो बहुत सेंटर पॉइंट था फ्रांस तो यूरोप के अंदर, जहाँ पे पोप तंत्र वगैरह बहुत ज्यादा मतलब आगे था, ठीक है। तो इनके मन में, मतलब मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, तो इनके मन में सबसे पहले ये आया कि यार मैं मैथ में तो बताता हूँ ना सबको, 2+2 4 होते हैं तो सब मान लेते हैं, पर मैं मान लो कि फिलोसफी की कोई बात करता हूँ, ईश्वर है या नहीं है, उसके ऊपर मैं कुछ भी डाउट राइज करता हूँ ना, तो लोग मेरे को 1000 क्वेश्चन मेरे पीछे दौड़ाते हैं, मुझे दौड़ा देते हैं। मतलब सिंपल सा मतलब, ऐसा प्रैक्टिकल रियल हुआ है या नहीं हुआ उसको पता नहीं, पर लोग मतलब उसको 1000 क्वेश्चन दागते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता ईश्वर है कि नहीं, आपको कैसे पता, आपने क्या देखा है क्या। अब मैथ को मेरे को सब मान लेते हैं, तो उन्होंने क्या है, मैथ को बेस बनाते हुए, ठीक है, कि भाई मैथ मेरा बेस रहेगा, उसके आधार पे उन्होंने क्या है, दर्शन को मैथमेटिक्स के आधार पे उन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की। तो अपन देख लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में कि भाई इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। फ्रांस में हुआ था 1596 में, 1596 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने मानविकी का भी अध्ययन किया 6 साल तक, उसके बाद में 3 साल तक दर्शन पर भी काम किया इन्होंने, बहुत अध्ययन किया उसका, ठीक है। और इनकी गणित में विशेष रुचि, जैसे कहा कि ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम्स वगैरह दी थी उन्होंने मैथमेटिक्स में। और जैसे लिखा हुआ है कि गणितज्ञों में रेने डेकार्ट का नाम बड़े आदर से लिया जाता था। और बहुत छोटी उम्र में, मतलब 54 ईयर की उम्र में इन्होंने बहुत अच्छा दर्शन दिया और बहुत बड़े मैथमेटिशियन के साथ साथ बहुत थ्योरीज भी दी मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे मतलब नॉर्मली ये अब ये क्या थे कि बुद्धिवादी थे, ठीक है। अब बुद्धिवादी होने का मतलब ये है, मतलब रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट क्या बोलते हैं, जैसे बुद्धिवादी होते हैं, अनुभववादी होते हैं, ये बोलते हैं कि भाई जो ज्ञान जो है ना वो बुद्धि के द्वारा ही संभव है, अनुभव के द्वारा नहीं, सिंपली बोलते हैं। और बुद्धिवादियों का मानना, जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये सभी बुद्धिवादी थे, ठीक है। तो बुद्धिवादियों को मानना होता है कि भाई नॉलेज जो है ना वो माइंड में पहले से ही है, बुद्धि के अंदर पहले से ही है। मतलब आपको नॉलेज को बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज पहले से ही बुद्धि में है। आप वही नॉलेज आप बाहर आपका निकलता है। पर वो कब निकलता है कि भाई जैसे कोई रीजन आता है ना, ठीक है, उसके आधार पे क्या है, वो आपका जो नॉलेज है ना वो अनफोल्ड हो जाता है, तो बुद्धि उसको अनफोल्ड कर लेती है, ठीक है। मतलब है वो पहले से ही। तो ये उन्होंने बताया, उसके आधार पे उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी। नौ में इनका देख लेते हैं अपन कि डेकार्ट की मुख्य रचनाएं क्या थी। पहला है डिस्कोर्स ऑन मेथड। ये अब पूछ रहे हैं कि भाई ये यूपीएससी तो पूछने से रही,
आप रेफरेंस दे सकते हैं कि किस चीज़ में कौन सी थ्योरी किस बुक से या फिर किससे दी गई है, ठीक है। या फिर आप जैसे कोई नेट जेआरएफ की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो या एनटीए जो करवा रहा है उन सब की भी, तो उन सब में भी पूछ लेता है कि सीधा डेकार्ट इनमें से कौन सी डेकार्ट की रचना है या नहीं है। तो अपने को मोटा मोटा पता होना चाहिए। जैसे फिलोसफर को आप इतना इन डेप्थ पढ़ रहे हो तो आपको उसके रचनाओं के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके क्रिएशंस क्या है, ठीक है। डिस्कस ऑन मेथड हो गया ना। फिर है द मेडिटेशन, उसके बाद में द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑफ फिलोसफी, उसके बाद में द पेशेंस ऑफ द सोल, ठीक है। तो ये चार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अपने को याद होनी चाहिए। नॉर्मली एक बार देख लो तो याद हो जाएंगी, बहुत डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद में अपन चलते हैं जो डेकार्ट का सबसे पहले के बारे में ही जान रहे हैं अभी तक हम, उनकी रचनाएं देख ली, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा और अपन बैकग्राउंड देखते हैं कि इनको क्या आधुनिक दर्शन का क्या बोलते हैं, जनक माना जाता है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि भाई देखो दर्शन क्या है, पहले जो प्राचीन काल वाला दर्शन है, ये तो क्या मध्यकालीन दार्शनिक है। तो प्राचीन काल में क्या था कि दर्शन में क्या वो एक सौंदर्य था, उसकी ब्यूटी थी और एक आर्ट थी। उस आर्ट और ब्यूटी की प्रधानता थी दर्शन के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई भी धर्म कुछ भी आडंबरों का वो बखान कर रहे हो या उनको फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। लोग क्या करते थे कि मानते थे उन सब चीजों को, ठीक है। अब है कि भाई इन सब की प्रधानता थी, सौंदर्य की अलग प्रधानता थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मध्य युग में आकर दर्शन क्या है, धर्म का दास बन गया। पहले क्या था, धर्म जो था दर्शन का दास था एक तरीके से। मतलब पहले लॉजिकली जो लोग थे उनकी बात सुनते थे लोग। फिर क्या है, धीरे धीरे क्या है, धर्म डोमिनेंट हो गया और दर्शन के अंदर धर्म घुस गया आके, ठीक है। और एक तरीके से दर्शन जो है वो धर्म का दास बन गया, ठीक है। क्या होता था मध्यकाल में कि भाई दार्शनिक और जो पोप और पादरी थे वो क्या है, धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करते थे, वो कुछ नहीं सुनते थे, वो लॉजिकली बातें नहीं करते थे। वो लेटर ऑफ गॉड का कंसेप्ट चलता था, जैसे पोप तंत्र में चलता था कि भाई भगवान आप कुछ लिखो, भगवान को हम क्या है गॉड लिखेंगे, आप इतने पैसे या फिर जो भी चंदा टाइप का कुछ भी होता था वो सब देते थे, ठीक है। उसके बाद में है, और वो क्या करते, जो विश्वास था ना उसको ज्ञान का साधन मानते थे। वो मानते थे कि भाई जो मैं अभी ये कुछ भी, वो किसी भी कोई प्रथा हो गई या फिर कोई भी, जैसे लेटर ऑफ गॉड का ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है वहाँ का, कि वो उस पर विश्वास करते थे कि हाँ यार भगवान को ही सीधा लिख रहा हूँ मैं और आपकी बात सीधा भगवान तक मैं पहुंचा दूंगा। मतलब वो मीडिएटर का काम करते थे जितने भी पोप वगैरह होते थे, ठीक है। और धर्म में क्या है, कोई तर्क वितर्क नहीं होता था, बल्कि मात्र आस्था और विश्वास लेकर चलता था, ठीक है। केवल आस्था थी, कोई वो नहीं था, कोई लॉजिकली कोई या फिर कोई तर्क वितर्क था ही नहीं। और मध्य युग का दर्शन प्राय ऐसा ही था। प्राचीन काल में तो फिर भी क्या था, उसकी ब्यूटी थी और उसकी आर्ट थी एक। लेकिन मध्य युग में क्या है, वो आके धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या है, जैसे अरस्तु के विचारों को तोड़, मतलब उससे पहले जैसे डेकार्ट से पहले अरस्तु प्लेटो वगैरह सब हुए, और अरस्तु तो बहुत, एरिस्टोटल जो मतलब बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं यूनान के, या फिर पूरे जो पाश्चात्य दर्शन में डोमिनेंट रहा है उनका। और वहीं से ओरिजिन है लगभग सब उन्हीं को, मतलब जो आगे से आगे चलता रहता है थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो लोग क्या है, अरस्तु के विचारों को तोड़ तोड़ मरोड़ कर क्या है, प्रस्तुत कर रहे थे। तो डेकार्ट ने कहा कि चाहे हम, डेकार्ट बोलते हैं कि भाई तुम कितना भी, जो कोई भी फिलोसफर है ना, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, उनके तर्कों का कितना भी अध्ययन कर लो, लेकिन क्या है, कभी भी दार्शनिक नहीं बन पाओगे। मतलब आप किसी के तर्क पढ़कर या फिर उसके उनको तोड़ मरोड़ कर उसका अध्ययन करने से, इन सब से आप दार्शनिक बन जाओगे। आप खुद चिंतन करोगे ना तब आप दार्शनिक बनोगे। ये उन्होंने बेसिक बताया। अब ये है कि भाई डेकार्ट जो थे, पता है अपने को कि वो एक उच्च कोटि के क्या थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। अतः उन्होंने कहा कि एक ऐसी दार्शनिक विधि होनी चाहिए। कैसी दार्शनिक विधि होनी चाहिए? ऐसी दार्शनिक विधि होनी चाहिए जो पूर्णतः क्रमबद्ध और ठोस, निश्चित और सार्वभौम सत्य की उपलब्धि में सहायक हो। उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 होते हैं, ठीक है, वो किसी को भी मैं बताता हूँ सब विश्वास कर लेते हैं। मैं आत्मा, ईश्वर, इन सब के कुछ भी मैं मान लूँ, कुछ भी बोलता हूँ तो सब लोग मेरे पे मतलब आचार किस्म दागते हैं मेरे ऊपर। तो सैम उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा एक सार्वभौम जो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ में दर्शन के मामले में भी मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, डेकार्ट को क्या है, विज्ञान और गणित से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने दार्शनिक सिद्धांतों का भी गणित के सिद्धांतों की बात निश्चित और सार्वभौम बनाना चाहते थे। उनका मोटिव था, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिशियन तो उनके पास कोई कमी नहीं, पर वो फिलोसफी को भी जब भी एज ए सब्जेक्ट देखते थे या फिर उसको रियल लाइफ में उसको रिलेट करने की कोशिश करते थे, उनके पास में आडम्बरा, मतलब बहुत सारे वो आ जाते थे ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब भाई डेकार्ट ने क्या है, जिन प्रवृत्तियों के कारण आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, अब किन प्रवृत्तियों के कारण डेकार्ट को हम आधुनिक दर्शन का जनक कहते हैं, वो अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है उनकी विधि है एक, ठीक है, जो सब जानते हैं कि भाई, सॉरी, सबसे पहले उनका जो है संदेह विधि, या इसको संशय विधि भी कहते हैं, मेथड ऑफ डाउट भी कहते हैं, कार्टेशियन विधि भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आया कि भाई कहाँ से शुरू करूं मैं,
ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भाई संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, कि देखो अब तो मैं किसी को कहूंगा कि भगवान है या नहीं है, ठीक है, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो उन्होंने इसके लिए बोला कि भाई देखो दर्शन का लक्ष्य क्या है, दर्शन शास्त्र आप पढ़ रहे हो या फिर जो फिलोसॉफी है उसका लक्ष्य क्या है। वो बोलते हैं भाई सत्य की खोज करना है, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं वो। ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि सत्य खोजने से पहले क्या है, अपनी बुद्धि क्या है बहुत सारे पूर्वाग्रहों के अंदर, मतलब पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाती है। जैसे धर्म में भी बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं कि भाई सती प्रथा को जायज ठहराते हैं धर्म वाले, प्रथा प्रथा को जायज ठहराते हैं। ठीक है, लैंगिक असमानता को भी वो महिलाओं को एक तरीके से नेगेटिव सेंस में देखते हैं। तो उन सब में वो देख के क्या बोलते हैं कि भाई नहीं, तो क्या है, बुद्धि क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए डेकार्ट ने बोला कि सब चीजों पे संदेह करो आप, और तब तक संशय करते रहो, तब तक डाउट करो, तब तक कि उसकी क्या है, जो एक्चुअलिटी है ना, उसकी प्रमाणिकता है ना, वो अगर सामने नहीं आ जाए ना, तब तक आप उस चीज पर डाउट करो। और फिर इनको पूछा कि भाई किस पे डाउट करें हम, बोला सब चीजों पे डाउट करो आप लोग। ठीक है, जितने भी संसार में चीजें हैं ना, सब पे संदेह करो। ठीक है, तो अब फिर उसके पीछे उन्होंने पूर्वाग्रह के कारण बताए। जैसे अपन क्या बुद्धि क्या है, 3 तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाती है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो गलत शिक्षा एवं पूर्वाग्रह है। ठीक है, फिर है विचार एवं भाषा की, जैसे गलत शिक्षा, जैसे कोई धार्मिक कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर कुछ भी है, कोई संस्था है, तो उन्होंने क्या है इतना रेडिकल कर दिया कि वो धर्म के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं आपको कि आप रेडिकलाइज हो गए। और ठीक है, और एक्सट्रीम चीजों की बात कर रहे हो आपकी, अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ और सब फालतू है। ठीक है, वो एक हो सकता है रीजन। एक होता है विचार एवं भाषा का संबंध, कि भाई आप लैंग्वेज या फिर उसको लेकर या फिर कोई पर्टिकुलर विचार को लेकर आप उसको लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। और मन का शरीर में लीन हो जाना। ठीक है, कि शरीर जैसे एक्ट कर रहा है मन भी वैसा ही एक्ट कर रहा है, मन का कोई इंडिविजुअल कोई वो नहीं है। तो ये सब क्या इस तरीके के पूर्वाग्रह हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि भाई संदेह किस पर करें। जो कार्टेशियन मेथड है, थ्योरी ऑफ डाउट है, इसमें बोल रहा है कि भाई संदेह किस पे करें। जैसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि भाई संदेह विधि को समझाइए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि भाई दर्शन का लक्ष्य क्या है, सत्य की खोज करना है। बुद्धि क्या है, 3 तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाती है। उसके बाद बोले कि संदेह किस पे करना चाहिए। ठीक है, आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो इसमें बोलेंगे भाई सभी पर जैसे डेकार्ट ने बोला कि सब चीजों पे आप डाउट करो। ठीक है, और तब तक डाउट करते रहो जब तक कि उस वस्तु की क्या है, प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो जाए, और आपको क्या है तब तक उस पर संदेह करना है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब डेकार्ट क्या है, अपनी विधि को क्या है, अन्वेषण की विधि कहता है। ठीक है, मतलब डिडक्टिव मेथड, अन्वेषण करना मतलब। तो वो बोल रहे हैं कि किसी भी ठोस तथ्य की स्थापना के लिए आवश्यक है डिडक्टिव मेथड जो है, या फिर अन्वेषण की विधि है, क्या है वो आवश्यक है उसके लिए। ठीक है, और क्या है कि हम लोग विश्व की सारी वस्तुओं, घटनाओं, तथ्यों पर क्रमबद्ध रूप से संशय करें। यदि विश्व की समस्त वस्तुओं पर संशय करते जाएं, तो मतलब निश्चित रूप से ही हम एक ऐसे तथ्य पर पहुंचकर रुक जाएंगे जिससे आगे संशय नहीं किया जा सकता। वो बोल रहे हैं कि अपने को हर चीज पे डाउट करना चाहिए, और मतलब हर चीज पे डाउट करते जाएंगे, डाउट करते जाएंगे, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी थ्योरी हो गई या कुछ भी हो गया। ठीक है, तो हम क्या है एक ऐसी चीज पर पहुंच जाएंगे जिसके आगे क्या है संशय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये लाइन आप ध्यान से देखिए थोड़ा, कि ये बोल रहे हैं कि जिसके आगे संशय नहीं किया जा सकता। विश्व की सभी वस्तुएं संदेहास्पद है। वो बोल रहे हैं कि डाउटफुल है, हर चीज क्या है, डाउटफुल है विश्व की। डेकार्ट का मानना है कि कोई भी ज्ञान असंदिग्ध नहीं है। सिंपल, वो बोलते हैं कि कोई भी ज्ञान है ना, वो असंदिग्ध हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इस तथ्य को क्या प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सर्वप्रथम ज्ञान पर संदेह करना प्रारंभ किया। वो क्या है, जो ज्ञान जो बात कर रहे हैं ना, कि भाई जो मेरा नॉलेज है ना, वो भी क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, तो इसके लिए वो आगे और बताते हैं। अब क्या है, वो बोलते हैं कि भाई संदेह को दूर करने के नियम क्या है, कि भाई संदेह को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो 4 नियम बताते हैं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है आपकी, कोई बाइक है, वो खराब हो गई, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं, देखते हैं कि यार इसका टायर पंचर हुआ है या इसका ब्रेक फेल हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी पार्ट उसका खराब हुआ है उसको निकालते हैं, अपन देखते हैं उसको कि हाँ यार इसमें तो नई ट्यूब डलेगी, इसमें तो और कुछ डलेगा, इसमें नया ब्रेक डलेगा, जो भी उसकी क्या है पार्ट्स को देखते हैं अपन। उसके बाद क्या है, जैसे ही अपन ने चीजों को खोला था, उसके बाद उसको वापस वैसे ही डाल देते हैं, जिससे क्या है वो बाइक जो थी वैसे की वैसे वापस तैयार हो जाए। और उसके बाद एक बार खड़ी करके या फिर वापस उसको चला के देखते हैं अपन। ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, इससे क्या आपको पूरे नियम याद हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सिंपल ये जो एग्जाम्पल है बाइक वाला एग्जाम्पल याद रखिए, इससे आपको पूरा ये चारों नियम याद हो जाएंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद अपन बाइक को चालू करके देखते हैं कि हाँ भाई धुआं हुआ तो नहीं दे रहा, और सब ठीक है, साइलेंसर ठीक है, आवाज सब आ रही है, तो ये सब देखते हैं। अब इसको समझिए आप। सबसे पहले है लक्षण नियम। लक्षण नियम में क्या होता है, जो स्पष्ट और विवेकपूर्ण हो उसे स्वीकार किया जाए। ठीक है,
कि भाई कोई भी ज्ञान है तो उसको सबसे पहले अगर कोई स्पष्ट है, आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल ठीक है, या फिर वो कार वाला एग्जाम्पल, गाड़ी वाला एग्जाम्पल याद रखो, तो उसको स्वीकार किया जाए। उसके बाद है विश्लेषण का नियम। ठीक है, विश्लेषण में क्या है कि भाई किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका विश्लेषण किया जाए। कि भाई कोई समस्या आई है तो उसको क्या टुकड़ों टुकड़ों में बांटो। ऐसा नहीं कि आप पूरी समस्या को एक साथ लेकर ओवरबर्डन होके उसी के अंदर उसके नीचे ही दब गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आपको क्या है, विश्लेषण का नियम ये क्या बोलता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड करिए और उसका फिर विश्लेषण करिए। तीसरा है संश्लेषण का नियम। संश्लेषण का नियम क्या है कि भाई समस्या जो भी कोई समस्या आपको आपने डिटेक्ट करी है, उस समस्या को भागों को सरलता से जटिलता की ओर जोड़ना। ठीक है, विश्लेषण में क्या किया, आपने देखा कोई चीज, जैसे कोई गाड़ी का पार्ट खराब हो रहा है तो आपने उसको खोल के देख लिया कि ये है। संश्लेषण में क्या किया कि भाई खोला, आपने सही किया उसको, और फिर वापस क्या है, सरलता से जटिलता की ओर उसको जोड़ दिया वापस। फिर लास्ट है अन्वेषण का नियम। अन्वेषण का नियम में क्या है, उपरोक्त समस्याओं को जोड़ने के बाद ये अन्वेषण करना कि कोई पार्ट छूट तो नहीं गया है। मतलब उसके बाद में ये निरीक्षण करना है कि भाई अपन ने जो गाड़ी तैयार कर दी, जिस उद्देश्य से अपन ने इसको खोला था, वो अपना मोटिव क्लियर हुआ क्या। तो ये चार नियम है। किसके चार नियम है कि संशय या फिर डाउट, उसको दूर करने के लिए चार नियम अपन प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं कि भाई इस प्रकार क्या है, डेकार्ट ने क्या संसार की सारी वस्तुओं, जैसे कोई भी सारी वस्तुएं हो गई, तथ्य हो गए, घटनाएं हो गई, सब पर संदेह किया उसने। ठीक है, उन्होंने सभी ज्ञान को क्या संदेहास्पद बताया कि जो भी ज्ञान है ना वो संदेहास्पद है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा कोई ज्ञान संभव नहीं जिसे पूर्णतः ठोस निश्चित संशय से परे कहा जा सके। मतलब ये खुद ही क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो क्या डाउट से परे हो, उस पर कोई संशय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका उत्तर डेकार्ट खुद देते हैं कि बिल्कुल भाई, उन्होंने कहा कि भाई सभी कुछ संदेह युक्त हो सकता है, सब चीजें संदेह युक्त हो सकती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है ये। उन्होंने कहा कि सब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी घटनाएं हैं, सब पे डाउट किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई ठोस या कोई निश्चित कोई ऐसी वस्तु है कि जिसपे संशय नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी एक संदेह युक्त हो सकता है, किंतु संदेह होने की जो प्रक्रिया हो रही है ना, सब चीजें डाउटफुल हो सकती हैं, लेकिन जो संदेह होने की प्रक्रिया हो रही है ना, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये पॉइंट आप बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि जो आप प्रोसेस है ना संदेह करने की, अब प्रोसेस इन द सेंस कि भाई मैं डाउट कर रहा हूँ, मैं डाउट मतलब मैं किसी चीज पे डाउट कर रहा हूँ। अब मैं उस डाउट वाली प्रोसेस पे ही डाउट करने लग जाऊँ तो फिर मैं तो फिर कभी अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो चीज जिस चीज से मैं डाउट करना शुरू कर रहा हूँ उसी पे डाउट करूंगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अल्टीमेट ट्रूथ या फिर जो अंतिम सत्य है मैं उसको ढूंढ पाऊँ। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या कहा कि भाई संदेह होने की जो प्रक्रिया हो रही है ना, उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। दैट आई डाउट कैन नॉट बी डाउटेड। ठीक है, क्योंकि यदि संदेह की क्रिया गलत हो जाएगी तो संदेह किए जाएंगे, मतलब ये बोल रहे हैं, क्योंकि यदि संदेह की क्रिया गलत हो जाएगी तो जो संदेह किए जाएंगे वो सब भी क्या गलत हो जाएंगे। अगर संदेह की क्रिया ही गलत हो गई तो सिंपल सी बात है, उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो भी गलत ही होगा। तो वो बोलते हैं कि भाई अतः जो संदेह करने की जो क्रिया है ना वो सत्य है, वो संदेह से मुक्त है। जो प्रोसेस है ना संदेह करने की, जो डाउट करने की प्रोसेस है, वो क्या है, वो संदेह से मुक्त है, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते। वो ही एक ऐसी चीज है जिस पे डाउट नहीं किया जा सकता, और सब चीजों पे डाउट किया जा सकता है। साथ ही जब संदेह की क्रिया हो रही है तो निश्चित ही कोई संदेह भी होगा। वो बोल रहे हैं कि भाई डाउट कर रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कोई दूसरी सत्ताएं डाउट कर रही है, व्यक्ति है, मैं हूँ मान लो, तो मैं किसी डाउट कर रहा हूँ कि यार ये स्टडी लैंप है या नहीं है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ ना डाउट, तो एक संदेह भी होगा। मतलब कोई भी रीजन, क्रिया या फिर कर्ता, वो सब आप समझ रहे हैं ना, कि निश्चित ही कोई संदेह भी होगा उसका, क्योंकि बिना संदेह के संदेह की प्रक्रिया नहीं हो सकती। मतलब बिना जो क्रिया है बिना कर्ता के संभव नहीं है, सिंपल सा। तो कोई संदेह भी होगा, कोई डाउटफुल करने वाला भी डाउट करने वाला भी होगा। ठीक है, किसी चीज पर। अतः संदेह, ये बोल रहे हैं, अतः संदेह को प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि संदेहकर्ता का अस्तित्व है। वो बोलते हैं कि भाई संदेहकर्ता जो कर रहा है ना उसका भी अस्तित्व है, जो असंदिग्ध है और जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। जो डाउट कर रहा है ना, मतलब कौन कर रहा है, सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया कि जो आत्मा है ना, मैं हूं ना मैं, वो डाउट करता है। ठीक है, और हर चीज पे डाउट कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस पे डाउट नहीं किया जा सकता, उन्होंने सिंपल ये बताया इसके अंदर। फिर है कि भाई जैसे मैंने ये सोचा है कि सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, तो इससे क्या है, यह अनिवार्यतः सिद्ध हो गया कि मैं जिसने यह सोचा अवश्य ही कुछ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई
जैसे मैंने सोचा कि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, ठीक है, वैसे ही अनिवार्यतः सिद्ध हो गया कि मैं जिसने यह सोचा अवश्य ही कुछ है, यह कुछ और नहीं बल्कि मैं हूँ। सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की कोशिश करिए आप इसको। ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने सब चीज़ों पे डाउट कर लिया, ठीक है, लेकिन और मैंने बोल दिया कि सब कुछ मिथ्या है, तो वैसे ही एक अनिवार्यता ये भी सिद्ध हो रहा है ना कि मैं जो है ना जिसने ये सोचा, तो वो तो कुछ ना कुछ है ना। तो ये कुछ और, मतलब ये कुछ जो आपकी कुछ की बात कर रहे हो नहीं, और कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ, मेरी आत्मा है। मैं मतलब मेरी आत्मा है। सोचना है, चिंतन करना क्या है, आत्मा का धर्म है। सिंपल सी बात है कि भाई सोचेगा कौन, आत्मा। वो उसका क्या, प्राइमरी वो है, उसका धर्म है वो, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ इसलिए मेरी सत्ता है। सिंपल, कि भाई जैसे मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, मतलब चिंतन से ही मेरी सत्ता है। अगर मैं नहीं सोचता, ठीक है, मैं किसी पे डाउट नहीं करता, तो मैं नहीं हूँ, फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सिंपल ये कहना चाह रहे हैं। जैसे आगे बोला भी है कि यदि मैं क्षण भर के लिए भी सोचना या स्थगित करता हूँ, तो मुझे विश्वास करने का कोई अधिकार नहीं है कि उस क्षण मेरी सत्ता है या नहीं। जैसे जैसे इन्होंने, इनका बहुत एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति है, मानव है, पशु है, जानवर है, कुछ भी है, कोई पक्षी है, अगर वो चिंतन नहीं कर रहा है ना, ठीक है, वो मरा हुआ है। फिर अगर, मतलब थिंकिंग को इतना, वेस्टर्न फिलोसफी में थिंकिंग के ऊपर इतना जोर दिया जाता है, वो सब कुछ थिंकिंग को ही मानते हैं कि थिंकिंग के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। आप सोच रहे हो तो जिंदा हो, नहीं सोच रहे तो मर गए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई इन्होंने कहा कि विश्वास करने की कोई अधिकार नहीं है कि उस क्षण मेरी सत्ता है या नहीं, ठीक है। जैसे बोला भी उन्होंने कि जैसे एक फेमस इनका स्टेटमेंट भी है कि भाई मरते हुए पशु की चित्कार और मशीन की गड़गड़ाहट में कोई अंतर नहीं है। मतलब क्योंकि पशु सोचता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पशु नहीं सोचता है तो वो मरा हुआ है, तो मशीन में और उसमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने लास्ट में बताया, इस तरह डेकार्ट ने अपनी इस खोज का एक सूत्र में निरूपित करते हुए कहा, कोगिटो एर्गो सम, ठीक है। यही जो चीज आई है ना, वो पूरी ऊपर ने पढ़ी है अपन ने, कि जिस चीज पे डाउट नहीं किया जा सकता, इन्होंने लैटिन वर्ड है ये कोगिटो एर्गो सम, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, आई थिंक देयर फॉर आई एम, ठीक है, और आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, और आई थिंक देयर फॉर, और मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा एग्जिस्ट भी है, मतलब मेरी सत्ता भी है। मतलब मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ और मेरी सत्ता है, दोनों चीजें। इन्होंने, इनका डाउट वाला मेथड आपका क्लियर हुआ होगा। सिंपल उन्होंने बताया, 3 नियम बताए, दर्शन का लक्ष्य बताया सबसे पहले क्या है, फिर 4 नियम बताए उन्होंने, ठीक है, पूर्वाग्रह क्यों होते हैं उसके 3 रीजन बताए, फिर पूर्वाग्रह को दूर करने के इन्होंने 4 मेथड बताए, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई किस चीज़ पे, कि जो प्रोसेस है, जो संदेही है, उस पे डाउट, उस पे डाउट नहीं किया जा सकता, और सब चीज़ों पे डाउट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि भाई संशय विधि की आलोचना। मान लो कि भाई ये डाउट, अपन हर चीज़ पे डाउट करने लग जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा यार, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप भी मेरे पे डाउट करोगे, नहीं बोला हम तो नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, या फिर जो भी चीजें, ठीक है। तो इससे क्या है, व्यवहारिक ज्ञान जो है ना, और जीवन जो है, व्यवहारिक जीवन जो है, वो दोनों क्या कष्टपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप हर चीज पे डाउट करने लग गए, तो आपकी फिर प्रैक्टिकल लाइफ तो हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। फिर वो पूरी जिंदगी आपकी उसी में कि हाँ भाई, आपने कुछ बोला, ये बस है, इस बस में बैठ जाओ, नहीं बोला ये बस नहीं है, डाउट करने लगे, तो प्रैक्टिकल जीवन तो संभव ही नहीं है। कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हमको तो बताओ कहाँ लिखा हुआ है, क्या है, फिर जो भी है, मतलब, ठीक है। तो ये चीज क्या है, अब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं लाएगी, ठीक है। संशय विधि क्या है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन नहीं रहेगा समाज में, ठीक है, अगर ऐसा है तो। क्योंकि कुछ लॉज वगैरह है, कुछ विश्वास वगैरह, ये सब रहते हैं। अगर आप हर चीज पे डाउट करोगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है आपका प्रैक्टिकल जीवन बहुत अच्छा हो पाए। दूसरा है कि भाई वर्तमान शैक्षणिक प्रणाली ऐसे सफल हो जाएगी, जैसा मैंने बताया ऊपर, कि भाई कोई टीचर पढ़ा रहा है तो सब डाउट करेंगे। तीसरा है कि भाई कई बार क्या है, विश्वास और मान्यता एक सामाजिक ढांचे का भाग होती है, लेकिन संशय विधि द्वारा उन मान्यताओं का खंडन होगा। जैसे कोई समाज है, कोई सोसाइटी है, उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं उनके, क्या पर्टिकुलर जीवन जीने के, ठीक है। मैं नेगेटिव नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, जो सही नॉर्म्स होते हैं उनके, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनके खान पान से रिलेटेड, पहनावे से रिलेटेड, या फिर और किसी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं वो। और है कि भाई जैसे, ऐसे तो किसी शिक्षक द्वारा क्लास में दिया गया ज्ञान भी संदिग्ध हो जाएगा, बिल्कुल अभी ऊपर बताया सेम। और सेम इन्होंने, डेविड ह्यूम ने कहा, जो वेस्टर्न फिलोसफर है, उन्होंने कहा कि भाई डेकार्ट द्वारा जिस प्रकार का सत्य खोजने की बात की जा रही है, ऐसा कोई सत्य है ही नहीं। बोला ऐसा कोई सत्य है ही नहीं जिसकी वो बात कर रहे हैं, ऐसा कोई सत्य है ही नहीं, ठीक है। अब ये इसकी क्या होगी, आलोचना होगी। अब भाई इसकी इतना बड़ा मेथड उन्होंने दिया है, मैथमेटिक्स से उन्होंने इसको रिलेट करने की कोशिश की है।
तो इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी, और 100% इंपॉर्टेंस की यार आज समाज में क्या है, जितने भी आज प्रैक्टिकल आज के एग्जांपल दो आप इसमें कि इसकी महत्ता क्या है। संचय विधि की बहुत सारी महत्ताएं हैं, इसकी बहुत अच्छे से आप इसको करंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सामाजिक महत्व क्या है इसका, कि भाई इससे क्या है, पूर्वाग्रह दूर होंगे, कि आप किसी चीज पे डाउट करोगे, जैसे जातीय प्रथा है या लैंगिक पूर्वाग्रह है या फिर जातीय पूर्वाग्रह, वो क्या है, समाप्त हो जाएंगे इससे। ठीक है, लोग क्या है वो इन पे डाउट करना शुरू करेंगे कि यार जाति ये सब क्या ये हमने बनाया है या पूर्वजों की और किस कारण बना हुआ है, क्या महिला और पुरुष में असमानता होती है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, राइज होंगे। उसके बाद में राजनीतिक महत्व, राजनीतिक महत्व में क्या होगा कि इससे लोकतंत्र की चुनौती समाप्त होगी। भाई लोकतंत्र मतलब नॉर्मली मान लो लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई वो जनता एक तरीके से पावरफुल रहती है। तो राजनीतिक महत्व क्या होगा कि जो भी पूर्वाग्रह है ना लोकतंत्र के प्रति या फिर राजतंत्र में जो पूर्वाग्रह है, वो दूर होकर क्या लोकतंत्र की स्थापना होगी। धार्मिक महत्व में क्या होगा कि धर्म के आधार पे क्या है जो पूर्वाग्रह स्थापित है, जैसे लैंगिक भेदभाव हो गए, धर्म से रिलेटेड घूंघट प्रथा हो गई, ठीक है, मूर्ति पूजा या नहीं करना, वो सब जितने भी चीजें हैं, ठीक है, तो उनका रिलेवेंसी पे बात की जाएगी इनमें। तो उनके जो स्थापित पूर्वाग्रह हैं जो आज सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है, तो इन सब से क्या है ये चीजें, या फिर जो बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाता है कोई धर्म, तो उनको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा एक साधन है। तीसरा है, अब जैसे हम प्रशासन के लिए इसको पढ़ रहे हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो सबसे पहले कि इसमें प्रशासन का पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्य करेगा। मतलब जिन्होंने भी पढ़ा है इनके बारे में कि भाई हाँ इस चीज पे डाउट करेंगे, कोई भी सड़क बन रही है, कोई भी प्रशासनिक उनको स्टेप उठाना है, तो उसमें कैसे काम आ सकता है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप प्रशासनिक या इथिक्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई जो डेकार्टियन थ्योरी है, कार्टेशियन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मेथड है, डाउट है, उसको कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस देखेंगे उसकी। तो आप बोल सकते हैं उसमें कि बिल्कुल ये जो भी प्रशासन में पूर्वाग्रह उनको दूर करके क्या गुड गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, सांस्कृतिक महत्व क्या है कि भाई इससे क्या है, संस्कृति में निहित पूर्वाग्रह को समाप्त कर सांस्कृतिक सर्वोच्चता बढ़ाई देगी। अब संस्कृति कई संस्कृतियों के अंदर क्या है कि बहुत ज्यादा वो है कि ऊंच नीच कार्य ये सबका फर्क रहता है। ठीक है, तो उनको दूर करेगा ये। इसके बाद में अपन लास्ट में देखेंगे कि भाई क्या है ये जो बताया इन्होंने संदेह विधि, उसके बारे में अपन थोड़ा सा इसका निष्कर्ष के रूप में भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो नॉर्मली अपन बैलेंस्ड अगर अप्रोच अपनाए तो इसके बारे में लिख सकते हैं अच्छे प्रोजेक्ट। ये बोल रहे हैं कि भाई निष्कर्ष है संदेह केवल साधन या साध्य नहीं है। ठीक है, संदेह जो है ना, ना तो साधन है ना साध्य है, ना प्रारंभ है ना अंत है। ठीक है, प्रारंभ या अंत नहीं है, बल्कि संदेह का सारा लेकर एक सेल्फ, ठीक है, एक सेल्फ एविडेंस तत्व तक पहुंचना है जिसका खंडन संभव नहीं है। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई ये ना तो कोई साधन है ना साध्य है, ना प्रारंभ है ना अंत है, लेकिन ये एक ऐसा एक तत्व है जिसका सारा लेकर क्या है, सेल्फ एविडेंस, मतलब खुद की खोज में व्यक्ति निकलता है, या फिर जो मैं वाला जो तत्व है ना जिस पे डाउट नहीं किया जा सकता, अभी पीछे बताया था अपने प्रोसेस वाला, तो उस पे उस चीज की खोज करना है इसका उद्देश्य। जैसे शंकराचार्य का बहुत अच्छा बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मतलब वो आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने देखा है कि डेकार्ट की जो संशय विधि है उसके बारे में अपन ने पूरा देखा है। ठीक है, और आगे हम इसके जो और जो